एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, प्लांट द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट में रूट्स द्वारा होता है, क्योंकि रूट में वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक रूट हेयर पाए जाते हैं। प्लांट जो होते हैं इनमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और रूट के द्वारा होता है। और रूट के द्वारा क्यों होता है? क्योंकि रूट में ही इसके वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होते हैं, इसलिए रूट द्वारा होता है। परंतु प्लांट सॉइल में पाए जाने वाले सभी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि सॉइल में भी अलग अलग टाइप्स के वाटर पाए जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कौन से टाइप के वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है। देखते हैं फॉर्म्स ऑफ वाटर। वाटर के कितने रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, इसको देखते हैं। सॉइल वाटर के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं सॉइल वाटर का मुख्य स्रोत होता है रेन वाटर। यह वाटर सॉइल में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। तो कौन कौन से रूपों में पाया जाता है देखते हैं एक एक करके। पहला है इसमें रन अवे वाटर। वर्षा के बाद भूमि पर बहता हुआ वाटर को कहा जाता है रन अवे वाटर। यानी कि वर्षा हुआ, बरसात होने के बाद में जो भूमि की सतह पर बहता हुआ पानी होता है ना, गंदा पानी जो नली में जाकर मिल जाएगा, खेतों में मिल जाएगा या नदियों में मिल जाता है, उन वाटर को ही रन अवे वाटर बोलते हैं, बहता हुआ जल। दूसरा है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर किसको बोलेंगे? ऐसे वाटर जो मिट्टी के कणों के चारों ओर एक पतली फिल्म के रूप में पाई जाती है। यह मिट्टी के कणों के चारों ओर एडहेसिव फोर्स द्वारा जुड़ी होती है। जैसे अब इस डायग्राम में देखिए, जो ये ब्लैक डॉट दिखाए गए हैं, ये ब्लैक डॉट हैं सॉइल पार्टिकल, और इन ब्लैक डॉट के चारों ओर जो रेड कलर का डॉट है वो रेड डॉट है वाटर मॉलिक्यूल, जो इस ब्लैक डॉट को चारों तरफ से चिपके हुए हैं या घेरे हुए हैं। तो ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल सॉइल पार्टिकल को चारों ओर से घेरे रहते हैं, और ये इतने टाइटली बाइंड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल सॉइल पार्टिकल से कि इनको 100 एलिफेंट का भी बल लगा दिया जाए तो अलग करना संभव नहीं है। तो प्लांट इन वाटर को भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। ऐसे वाटर जो सॉइल कण के बीच से रिस कर ग्रेविटेशनल पुल के नीचे, अर्थात इतने नीचे चले जाते हैं जहां तक पौधों की जड़ें नहीं पहुंच सकती, इन वाटर को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। यानी कि ऐसे वाटर, जैसे इधर से वर्षा हुआ, वर्षा होने के बाद में वाटर रिस करके इतना नीचे आ गया जहां तक पौधों की जड़ें कहाँ तक है, यहाँ तक, तो पौधों की जड़ें पहुंच ही नहीं सकती। इतने नीचे अगर रिस करके चला जाए वाटर, तो उस वाटर को कहा जाता है ग्रेविटेशनल वाटर। और इन वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तक पौधों की जड़ें पहुंच भी नहीं सकती। इनको सिर्फ ट्यूबवेल द्वारा बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं केमिकली कंबाइंड वाटर। ऐसे वाटर जो क्रिस्टल फॉर्म में होते हैं या फिर सॉइल पार्टिकल के साथ केमिकली कंबाइंड होते हैं, उन्हें केमिकली कंबाइंड वाटर कहा जाता है। मतलब जो केमिकल के साथ घुलित रूप में होंगे या क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे, ऐसे वाटर को केमिकली कंबाइंड वाटर कहा जाता है, और ऐसे वाटर को भी प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर ऐसे वाटर होते हैं जो सॉइल पार्टिकल के बीच में पाए जाने वाले पोर्स में पाए जाते हैं, कैपिलरी वाटर कहलाते हैं। इन्हीं वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ डायग्राम में देखिएगा, ये जो ब्लैक डॉट है ये है सॉइल पार्टिकल, और इनके बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, ये पूरा पूरा स्पेस है, ये सब है ना। इन स्पेस में रेड डॉट में दिखाया गया है वाटर मॉलिक्यूल को। तो इन स्पेस में पाए जाने वाले, इन सारे स्पेस में पाए जाने वाले वाटर को बोलते हैं कैपिलरी वाटर। इन्हीं वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्लांट किस टाइप के वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं? कैपिलरी वाटर को। नेक्स्ट देखते हैं, अभी तक हम लोगों ने देखा कि किस फॉर्म ऑफ वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, पर अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट किस ऑर्गन द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। प्लांट में ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। जैसे हम लोग अभी देखे कि सॉइल वाटर को प्लांट एब्जॉर्ब करता है, तो रूट ही वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, पर रूट का कौन सा भाग वाटर को एब्जॉर्ब करता है ये देखेंगे अभी हम लोग। इसको देखने के लिए हम लोग अभी रूट के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं रूट के एक्सटर्नल मार्फोलॉजी। स्ट्रक्चर देखने पर हमें पता चलता है कि रूट में एक रीजन होता है सबसे शीर्ष वाला रीजन, जिसको बोलते हैं रूट कैप जोन।
ये होता है सबसे शीर्ष वाला भाग होता है। यह जो होता है टोपीनुमा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे शीर्ष में होता है, इसे बोला जाता है रूट कैप। और ये जो रूट कैप होते हैं ये कैलिप्ट्रोजन नामक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनते हैं। ये हमेशा बनते रहेगा, क्यों रूट ग्रोथ करेगा तो रूट कैप फिर नया बनेगा टिप में, क्योंकि टिप की लंबाई बढ़ते जाएगी तो टिप में नया नया रूट कैप बनते रहते हैं। और ये होता है कैलिप्ट्रोजन नामक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कारण बनते हैं। और ये जो रूट कैप होते हैं, रूट कैप किस काम के लिए होते हैं? ये रूट की रक्षा करते हैं। जब बढ़ता है रूट ग्रोथ करता है भूमि के नीचे तो रूट टिप की रक्षा करते हैं मिट्टी की कणों से। इस डायग्राम में दिखाया गया है रूट कैप का स्ट्रक्चर। ये नीचे जो कैप नुमा स्ट्रक्चर है ना, ये है रूट कैप यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा ग्रोइंग जोन। ग्रोइंग जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन कहलाता है ग्रोइंग जोन। ग्रोइंग जोन जो होता है रूट कैप के ठीक ऊपर वाला भाग होता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल से मिलकर बना होता है। यहाँ के जितने भी सेल होंगे ना, सारे मेरिस्टेमेटिक सेल होंगे, मतलब इनमें विभाजन की क्षमता अधिक होगी। ये रूट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इस जोन के द्वारा भी वाटर का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो पाता है। यहाँ थ्योरी लिखा हुआ है, देखिए, मेरिस्टेमेटिक जोन या ग्रोइंग जोन इसी को बोलते हैं। इस रीजन के सेल कंटिन्यूसली डिवीजन करके न्यू सेल बनाते रहते हैं, जिससे सेल की लंबाई बढ़ती है। उसके बाद में तीसरा जोन होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। इस जोन के सेल लॉन्ग होते हैं तथा रूट की लंबाई में वृद्धि करते हैं। देखिए, जोन ऑफ इलोंगेशन किसको बोलेंगे? ये वाला जो जोन है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पिंक कलर में दिखाया गया है, ये जोन होता है जोन ऑफ इलोंगेशन। ये जो होता है ग्रोइंग जोन के ठीक ऊपर होता है। और इस जोन की सेल होती हैं वो ऐसे लंबे लंबे होते हैं, लंबे लंबे वर्टिकल सेल होते हैं। और लंबे लंबे होने के कारण ये रूट की लंबाई में वृद्धि के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट की लंबाई में ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जल्दी जल्दी रूट की लंबाई को बढ़ाते हैं। और ये जो इलोंगेशन रीजन है ये भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करते या फिर कम करते हैं, ऐसा बोल सकते। नेक्स्ट रीजन है हमारे पास रूट हेयर जोन, या इसी को हम लोग बोलते हैं पीलीफेरस जोन। एक जगह पे रूट में रूट हेयर पाए जाते हैं, इस रीजन को बोला जाता है पीलीफेरस लेयर भी। तो यह जो रूट हेयर जोन होता है इलोंगेशन जोन के ठीक ऊपर का जोन होता है। और इस जोन में अनेकों रूट हेयर पाए जाते हैं, एक कोशिकीय रूट हेयर होते हैं जो वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं। तो प्लांट इन्हीं रूट हेयर जोन द्वारा वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। रूट हेयर जोन में रूट हेयर पाए जाते हैं और रूट हेयर ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन प्लांट रूट हेयर द्वारा करते हैं। इस रूट हेयर जोन के ठीक ऊपर पाया जाता है परमानेंट जोन। परमानेंट जोन को ही जोन ऑफ मैच्योरेशन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सबसे मैच्योर रीजन होता है। यह रूट हेयर जोन से लेकर के ऊपर तने के नीचे तक का पूरा सबसे बड़ा भाग होता है, मैच्योर भाग होता है। इसको बोला जाता है परमानेंट जोन। तो ये है रूट का एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो अब हमें पता चल गया कि प्लांट जो होते हैं वाटर का एब्जॉर्प्शन रूट हेयर द्वारा करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ थ्योरी लिखा गया है मैच्योरेशन जोन, रूट हेयर्स जोन का, ये भी पढ़ लीजिएगा आप। आगे देखते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट्स। रूट्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर अभी हम लोग जैसे रूट्स लिए थे ना, ऐसे रूट्स बना हुआ था, इस रूट्स को ऐसा टीएस काटें तो टीएस काटने पर हमें कौन कौन से लेयर देखने को मिलते हैं? इसमें रूट्स में मुख्य रूप से कौन कौन से लेयर देखने को मिलते हैं इसके बारे में देखते हैं। रूट्स में हमें मुख्य रूप से सबसे बाहर एक लेयर दिखाई देता है जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस जो होता है ये वाला लेयर सबसे बाहर वाला लेयर है। तो एपिडर्मिस जो होता है वह एक स्तरीय लेयर होता है। देखो एक ही स्तर है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2-3 स्तर थोड़ी हैं, यहाँ पे एक ही स्तर है। इसलिए एपिडर्मिस एक स्तरीय पेरेनकाइमेटस सेल से मिलकर बना होता है जो आंतरिक भाग की रक्षा करता है। और इसी एपिडर्मिस का सेल बाहर की ओर इलोंगेट होकर इस रूट हेयर का निर्माण करता है। और ये रूट हेयर किसका एब्जॉर्प्शन करता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। तो एपिडर्मिस, रूट हेयर, इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये बड़ा रीजन, पूरा इतना बड़ा रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स रीजन।
कॉर्टेक्स भी एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का रीजन होता है और यह सबसे बड़ा रीजन होता है। यह मल्टीलेयर होता है, यह एक स्तरीय नहीं है। देखो यहाँ एक स्तर, दो स्तर, तीन स्तर, चार स्तर, पाँच, ऐसे कई सारे स्तर होते हैं, मतलब मल्टीलेयर होता है कॉर्टेक्स। और ये पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं का बना होता है। कॉर्टेक्स के अंदर पाए जाते हैं एंडोडर्मिस। ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं, ये पूरा भाग, ये वाला, ये होता है एंडोडर्मिस। यहाँ लिखा गया है एंडोडर्मिस। तो जो एंडोडर्मिस होता है यह कॉर्टेक्स के अंदर और पेरिसाइकल के बाहर वाला भाग होता है, या वास्कुलर बंडल के बाहर वाला भाग होता है, जो वास्कुलर बंडल को घेरा हुआ होता है। और ये एक स्तरीय होता है और इसके जो सेल होते हैं लंबे लंबे ढोलक नुमा सेल होते हैं। और एक खास बात है एंडोडर्मिस का कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाया जाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स लिग्निन और सुबेरिन मॉलिक्यूल के डिपोजिशन होते हैं जो वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं। इसके अंदर का भाग होता है पेरिसाइकल। ये वाला भाग जो है पेरिसाइकल वाला रीजन है। इसी में पाए जाते हैं जाइलम और फ्लोएम। देखिए यहाँ पे फ्लोएम इंडिकेट किया गया है यहाँ से, और ये है मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम। आगे देखते हैं पाथवे ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर को एब्जॉर्ब करने के प्लांट के पास 3 पाथवे होते हैं। तो मुख्य रूप से तो 2 पाथवे होते हैं, पर किन्हीं किन्हीं बुक में हमें 3 पाथवे भी देखने को मिलता है। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। पहला है सिम्प्लास्टिक पाथवे। जब वाटर सेल के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन के थ्रू होते हुए रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचता है, तब इस पाथवे में वाटर लिविंग पाथवे फॉलो करता है। यह एक स्लो प्रोसेस होता है और यह जो होता है लिविंग कंटिन्यूम में होता है। जैसे देखते हैं डायग्राम्स। जब वाटर, जैसे देखो यहाँ से रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुआ वाटर, हमने ये पढ़ा कि रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद में ये पहला सेल है एपिडर्मिस, फिर दूसरा कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल और जाइलम। ये सेल मैंने बनाए हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर देखें कि एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर लगे होते हैं, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स रीजन होता है जो मल्टीलेयर होता है, फिर एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल और पेरिसाइकल में धंसा हुआ जाइलम होता है। ये अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा। तो इन्हीं में से मैं एक एक सेल बनाया हूँ यहाँ आप लोगों को पाथवे समझाने के लिए कि कौन सा रास्ता चुनते हैं वाटर एब्जॉर्ब होने के लिए। तो देखिए जैसे ही रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब हुए, यहाँ पे रूट हेयर से वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद में पहला वाटर कहाँ आएंगे, इस एपिसेल में आएंगे। एपिडर्मिस से अगर वाटर इस जाइलम तक, ये वाला जाइलम सेल है जो इधर एक्स लिखा हूँ रेड से, है ना लास्ट में, तो ये जो जाइलम सेल तक आना है वाटर को ऐसे, तो अगर वाटर सेल के अंदर अंदर ये जो गैप दिख रहे हैं, तीर का चिन्ह दिख रहा है यहाँ 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 यहाँ, है ना, तो ये है प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन। तो एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से होके वाटर गया, फिर इस सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से होके गया, फिर दूसरे सेल में गया तो प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से, और इस प्रकार इस जाइलम तक पहुंचता है वाटर। तो जब वाटर प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से होते हुए एक सेल से दूसरे सेल में जाता है और इसी प्रकार सेल के अंदर अंदर कहाँ तक पहुँचे, जाइलम तक पहुँचे, तो इस पाथवे को बोला जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे, क्योंकि इसमें जो वाटर है वो कैसे जा रहा है, लिविंग कंटिन्यूम फॉलो कर रहा है। लिविंग कंटिन्यूम कहने का मतलब सेल के अंदर अंदर जा रहा है, और सेल डेड नहीं होता है, सेल के अंदर जा रहा है मतलब लिविंग भाग से होते हुए वो जा रहा है, क्योंकि सेल जीवित होता है, सेल को हम लोग डेड नहीं मानते हैं, सिर्फ सेल वॉल वाले रीजन को हम लोग डेड रीजन मानते हैं, है ना। तो ये लिविंग कंटिन्यूम फॉलो कर रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है जाइलम तक, इसलिए इसको बोला जाता है सिम्प्लास्टिक पाथवे। और इस पाथवे में क्या है, चूंकि ये सेल के अंदर अंदर से होते जा रहा है, तो सेल के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, ऑर्गेनेल्स होंगे, तो वाटर क्या होता है, धीरे धीरे मूव करता है, एकदम फास्ट गति से मूव नहीं करता है, इसलिए यह जो प्रोसेस होता है यह स्लो होता है। नेक्स्ट देखते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। जब वाटर सेल वॉल के थ्रू या इंटरसेल्यूलर स्पेस से होकर रूट हेयर से जाइलम तक जाता है, तब इस पाथवे को बोला जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे। और यह जो होता है फास्ट प्रोसेस होता है, क्योंकि नॉन लिविंग पाथवे फॉलो करता है, सिर्फ एंडोडर्मिस में एंट्री के लिए लिविंग पाथवे को फॉलो करता है। देखिए डायग्राम, ये जो रीजन है, ये किनारे किनारे का भाग, ये है सेल वॉल वाला भाग इसका, सेल के। तो जो वाटर होता है एब्जॉर्ब तो रूट हेयर से ही होंगे, रूट हेयर से एब्जॉर्ब हुए, एब्जॉर्ब होने के बाद वाटर इस बीच में से ना जाकर कहाँ से जाने लगेगा, इस सेल वॉल के थ्रू ऐसे जाएगा यहाँ, तब इस पाथवे को बोलेंगे एपोप्लास्टिक पाथवे।
क्योंकि यह लिविंग पाथवे नहीं जा रहा है, मतलब सेल के बीच बीच से नहीं जा रहा है, यह सेल वॉल के थ्रू जा रहा है। और सेल वॉल कैसा है, डेड माना जाता है, तो सेल वॉल के थ्रू होते हुए जा रहा है, या सेल वॉल से बाहर इस इंटरसेल्यूलर स्पेस से, दो सेल के बीच जो स्पेस होते हैं उन स्पेस से होते हुए यहाँ तक जा रहा है, तब ऐसे इस प्रोसेस को बोला जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक जो पाथवे होता है, इस पाथवे में देखिए यहाँ पे तीर का चिन्ह दिया गया है, ऐसा 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 ऐसा, तो ये पाथवे होता है एपोप्लास्टिक पाथवे। तो एपोप्लास्टिक पाथवे में जो वाटर होता है वह नॉन लिविंग कंटिन्यूम में जाता है, अर्थात यह फास्ट प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे, वाटर सीधा एकदम फास्ट गति से जाएगा कहाँ तक, जाइलम तक। परंतु इस पाथवे में भी वाटर को एक जगह लिविंग पाथवे फॉलो करना होता है, कहाँ पर, एंडोडर्मिस। देखो वाटर यहाँ से आया कॉर्टेक्स सेल तक, यहाँ तक वाटर आ गया, यहाँ आने के बाद में इसको एंडोडर्मिस में एंट्री के लिए सेल के अंदर से होकर एंट्री लेना पड़ता है, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से होकर यहाँ आएगा, फिर वापस लिविंग पाथवे में जा सकता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाते हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होते हैं वो लिग्निन और सुबेरिन मॉलिक्यूल के बने होते हैं, जो वाटर को पार होने नहीं देते हैं अपने से, और वाटर को अपने से पार होने नहीं देंगे तो क्या करेगा, वाटर यहाँ तक आने के बाद में लिविंग पाथवे फॉलो करेगा और प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से एंडोडर्मिस में एंटर करेगा, और एंडोडर्मिस में आने के बाद में वापस से नॉन लिविंग पाथवे फॉलो कर सकता है। सिर्फ एंडोडर्मिस में एंट्री के लिए एपोप्लास्टिक पाथवे में चल रहे वाटर को भी सिम्प्लास्टिक पाथवे फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट तरीका है ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे कैसा होता है, यह एक लिविंग पाथवे है, यानी कि सिम्प्लास्टिक पाथवे का ही एक रूप है। वाटर एब्जॉर्ब हुआ रूट हेयर से, उसके बाद में आया कहाँ, एपिडर्मिस में। एपिडर्मिस में आने के बाद में इस प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से दूसरे सेल में ना जा करके ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ऐसे जाएगा दूसरे सेल में, फिर इस कॉर्टेक्स में आ गया, तो कॉर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस में जाना है, तो एंडोडर्मिस में जाने के लिए तो लिविंग पाथवे फॉलो करना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाया जाता है, तो एंडोडर्मिस में एंट्री के लिए यहाँ पे लिविंग पाथवे फॉलो करेगा, प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन से जाएगा, पर एंडोडर्मिस में आने के बाद में फिर से एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल में जाने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। अंदर तो जा रहा है, सेल के अंदर अंदर तो जा रहा है वाटर, पर मेम्ब्रेन को क्रॉस कर करके पार हो रहा है, सिर्फ एंडोडर्मिस में लिविंग पाथवे फॉलो कर रहा है, तब ऐसे पाथवे को बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, क्योंकि जो वाटर है वह मेम्ब्रेन को पार कर करके जा रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। तो ये थे 3 पाथवे वाटर एब्जॉर्प्शन के, कौन कौन से, सिम्प्लास्टिक पाथवे, एपोप्लास्टिक, और ये है तीसरा ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। पढ़ने के दौरान एंडोडर्मिस में हमने देखा कि एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाया जाता है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाए जाने के कारण प्लांट में एब्जॉर्ब हो रहे वाटर को लिविंग पाथवे फॉलो करना पड़ता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एक्चुअल में प्लांट के लिए अच्छा है या नहीं है, देखते हैं कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यह सुबेरिन और लिग्निन मॉलिक्यूल का डिपोजिशन होता है, अर्थात जैसे सेल वॉल है ना, सेल वॉल के ऊपर लिग्निन और सुबेरिन मॉलिक्यूल ऐसे जमा हो जाते हैं एंडोडर्मिस के सेल बाहर, है ना, आउटर मेम्ब्रेन में, एंडोडर्मिस के आउटर मेम्ब्रेन में ऐसे जमा हो जाते हैं, और लिग्निन और सुबेरिन मॉलिक्यूल जो होते हैं वह वाटर के लिए इम्परमेबल होते हैं, मतलब वाटर को अपने से क्रॉस करने नहीं देते हैं, अपारगम्य होते हैं। तो आखिर एक कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या फंक्शन होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के क्या फायदे होते हैं, चलिए देखते हैं। पहला है, इसमें वाटर के बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। देखिए कैसे, मान लो वाटर इधर से बह करके आ गया कहाँ, जाइलम तक, और जाइलम तक आने के बाद में इस एरिया में, इस जाइलम टिश्यू में बहुत ज़्यादा वाटर हो गया, उसके बाद में वाटर पेरिसाइकल में भी बहुत ज़्यादा भर गया, तो क्या होने लगेगा, वाटर वापस से इधर की ओर मूव करने लगेगा। किधर की ओर मूव करने लगेगा, बाहर इधर एपिडर्मिस की ओर मूव करने लगेगा। जब एपिडर्मिस की ओर वाटर मूव करने लगेगा तो सेल तो वाटर को लिविंग पाथवे अंदर अंदर से वापस होने नहीं देते हैं, क्योंकि सेल के अंदर लिविंग पाथवे है तो वापस होने नहीं देंगे। पर जो एपोप्लास्टिक पाथवे है, सेल वॉल के थ्रू वाटर गया है, वो तो सेल वॉल के थ्रू वाटर तो वापस आ सकता है ना, क्योंकि सेल वॉल तो डेड पाथवे है, तो सेल को पता भी नहीं चलेगा, वाटर वापस आ सकता है। तो जब वाटर वापस हो रहा होता है तो इस एंडोडर्मिस तक तो वाटर वापस हो जाएगा, पर एंडोडर्मिस को पार नहीं कर सकता, एंडोडर्मिस में लिविंग पाथवे फॉलो करना ही पड़ेगा।
तो एंडोडर्मिस को क्यों पार नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स है। मतलब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या कर रहा है? वाटर के बैक फ्लो को रोक रहा है। तो ये एक फायदा हो गया, एब्जॉर्ब किए हुए वाटर को वापस बैक फ्लो होने से रोकता है। दूसरा देखते हैं, पानी के बुलबुले को एंटर होने से रोकता है। जैसे देखो इसी डायग्राम से देखो, मान लो इस नॉन लिविंग पाथवे में जा रहा है वाटर, तो हो सकता है उसके वाटर के बुलबुले भी बने। अगर इसमें बुलबुले बन गए नॉन लिविंग पाथवे में, तो ये आकर के जाइलम टिश्यू से जब वाटर ऊपर जा रहा होगा प्लांट के विभिन्न भागों में, तनों में, तब उसमें अगर फंस गया जाइलम टिश्यू में बुलबुला, तो क्या हो जाएगा? बुलबुला फंस जाने पर वाटर का एसेंट ऑफ सेप रुक जाएगा। तो इससे अच्छा है कि वाटर में बुलबुले को एब्जॉर्ब ही ना किया जाए, और डेड पाथवे फॉलो करने में बुलबुले बन सकते हैं इसलिए, और लिविंग पाथवे में बुलबुले बनेंगे नहीं, क्योंकि वाटर को विभिन्न ऑर्गेनेल्स से होते हुए गुजरना पड़ता है, तो बुलबुले नहीं बन सकते। तो अगर यहाँ से जैसे देखो रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद में वाटर नॉन लिविंग पाथवे में आ रहा है, बुलबुले बने भी हैं, पर एंडोडर्मिस में एंटर करने के लिए जब लिविंग पाथवे फॉलो करेगा ना, तब वो बुलबुले समाप्त हो जाएंगे। तो ये एक फायदा है कि बुलबुले को रोका जा सकता है, बुलबुलों के बनने को। नेक्स्ट है, वाटर को सिम्प्लास्ट पाथवे में भेजता है, जिससे लिविंग कंटिन्यूम्स में आने पर उसमें प्रेजेंट हार्मफुल सब्सटेंस को सेंस किया जा सकता है। वाटर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के कारण क्या होता है? वाटर को लिविंग पाथवे फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे एंडोडर्मिस के पास, जिससे क्या होता है, मान लो अगर वाटर में कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है और वो डेड पाथवे के थ्रू जा रहे हैं, तो प्लांट को तो पता नहीं चलेगा, वो अंदर पहुंच जाएंगे जाइलम तक, फिर जाइलम से विभिन्न भागों में चले जाएंगे प्लांट के। पर वाटर एंडोडर्मिस में एंट्री के लिए लिविंग पाथवे फॉलो करता है, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स डेड पाथवे में अलाउ नहीं करता है। तो लिविंग पाथवे फॉलो करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पे जैसे ही वाटर लिविंग पाथवे में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा, सेल सेंस कर लेगा कि उस वाटर में कोई टॉक्सिक पदार्थ है या नहीं, और उसको नष्ट कर देगा। तो ये फायदे होते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होने के। आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन के क्या क्या मैकेनिज्म हैं, कि आखिर वाटर एब्जॉर्प्शन होता कैसे है। हम देख लिए कि कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से ऑर्गन से एब्जॉर्ब करते हैं, कौन कौन सा पाथवे है, 3 पाथवे पढ़े हम लोगों ने, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्या रोल होता है, पर आखिर एब्जॉर्प्शन कैसा होता है ये भी पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में अभी देखेंगे। प्लांट में वाटर एब्जॉर्प्शन को स्पष्ट करने के लिए सर्वप्रथम रैनर 1912 से 15 ने बताया कि यह क्रिया निम्नलिखित 2 विधियों द्वारा होता है। कौन कौन से? एक होता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन और एक होता है पैसिव, यानी कि इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं। पहला है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, जहां पे एनर्जी खर्च होगा, एनर्जी की आवश्यकता होगी, चाहे इनडायरेक्ट रूप से हो चाहे डायरेक्ट रूप से हो, तो उसको बोला जाता है एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो राइनर के अकॉर्डिंग वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक जो बल होता है, एनर्जी होता है, वह लिविंग सेल्स में ही उत्पन्न होता है। अतः रूट एक्टिवली वाटर को एब्जॉर्ब करता है। वाटर के एब्जॉर्प्शन में एनर्जी की खपत होती है, रिक्वायर्ड होती है। और एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है वह कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के विपरीत भी हो सकता है या विपरीत होता है। अगर मान लो सॉइल वाटर में सेल से कम कंसंट्रेशन में वाटर है सॉइल में, और सेल के अंदर ज़्यादा कंसंट्रेशन है वाटर का, फिर भी वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। तो ये जो एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन है, इसमें सीधा सीधा याद रखिएगा कि इसमें एनर्जी खपत होता है। और इसके 2 सिद्धांत दिए गए, एक है ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन को एटकिंस 1916 और प्रिस्टले 1922 में दिया था। इस थ्योरी के अनुसार ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज किया जाता है वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर का यूज कैसे किया जाता है, देखो जब इस सॉइल वाटर को, देखो ये बाहर का भाग क्या है, सॉइल है, तो सॉइल वाटर का कंसंट्रेशन कम है, मतलब सॉइल में फ्री वाटर कम है और सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन बहुत है। इस रूट हेयर के अंदर ऑलरेडी वाटर है, तो अब वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करेगा प्लांट? तो इसके लिए प्लांट क्या करेगा, एनर्जी खर्चा करके पहले मिनरल्स को अपटेक कर लेगा, कई सारे मिनरल्स को अपने अंदर ले लेगा। वाटर को डायरेक्ट न लेकर के क्या करेगा, कई सारे मिनरल्स को एनर्जी खर्चा करके, एटीपी खर्च करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब प्लांट मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या हो जाएगा, इस सेल के अंदर
मिनरल्स की मात्रा बढ़ जाएगी और फ्री वाटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि गाढ़ा सॉल्यूशन बन जाएगा। तो क्या होने लगेगा, वाटर का कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा हो जाएगा और वाटर अंदर आ जाएगा ऑस्मोसिस के द्वारा। तो इस प्रकार से ऑस्मोटिक थ्योरी में बताया गया कि पहले ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट किया जाता है एनर्जी खर्च करके, फिर वाटर को अंदर लिया जाता है। तो इसमें डायरेक्ट एनर्जी तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पर इनडायरेक्ट एनर्जी इस्तेमाल हो रहा है। अगला देखते हैं नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस थ्योरी को दिया था बेनेट 1936 एंड थीमैन 1951 ने, और इनके अकॉर्डिंग इसमें डायरेक्टली एनर्जी यूज करके वाटर को खींच लिया जाता है। चाहे सॉइल में ज़्यादा वाटर हो, मान लो ये रूट है, रूट के बाहर सॉइल में वाटर कम है, रूट के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो भी एनर्जी इस्तेमाल किया जाएगा डायरेक्ट, और वाटर को खींच लिया जाएगा अंदर, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो ऐसे जब डायरेक्ट एनर्जी इस्तेमाल करके वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है तो उसको बोला जाता है नॉन ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एक्टिव एब्जॉर्प्शन। इस थ्योरी में यही बताया गया। नेक्स्ट तरीका है इनएक्टिव एब्जॉर्प्शन या पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। जैसे हम लोगों ने पहला देखा एक्टिव एब्जॉर्प्शन, जिसमें एनर्जी खपत हो रहा था, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट तरीके से हो, पर एनर्जी खपत हो रहा था, रिक्वायर्ड था। पर पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस मत को मानने वाले साइंटिस्ट के अनुसार वाटर का एब्जॉर्प्शन ट्रांसपीरेशन के कारण उत्पन्न होने वाले खिंचाव बल के कारण होता है। जैसे एक डायग्राम से समझते हैं, देखिए ये एक प्लांट है और ऊपर से सूरज चमक रहा है। जब सूर्य प्रकाश पड़ रहे हैं प्लांट पर, तो इसमें प्लांट में जो स्टोमेटा है, इन स्टोमेटा से क्या हो रहा है, वाटर वाष्प बन के उड़ रहा है। जो ब्लू डॉट में वाष्प दिखाया भी गया है, और नीचे रूट से वाटर एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ऐसा कैसे हो रहा है, देखिए इस वाले डायग्राम में, देखिए बगल में इस वाले डायग्राम में देखेंगे, इस स्टोमेटा से वाटर वाष्प बन के निकला जब सूर्य प्रकाश पड़ी। तो सूर्य प्रकाश के पड़ने पर वाटर वाष्प बन के जब इसमें से निकल गया, तो इस स्टोमेटा के गार्ड सेल में, जैसे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से वाटर निकल जाएगा, तो स्टोमेटा के इस गार्ड सेल में क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी। जब इस गार्ड सेल में वाटर की कमी होगी तो स्टोमेटा वाटर कहाँ से लेगा, स्टोमेटा वाटर अपने इस बगल वाले सेल में, अपने इस आसपास के सेल में से लेगा, इधर लिप के इस मेसोफिल टिश्यू में से लेगा। जब इस मेसोफिल टिश्यू में से वाटर की कमी हो जाएगी, वाटर चला जाएगा गार्ड सेल में, तो क्या होगा, मेसोफिल टिश्यू में वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो बगल वाले जो मिडरिब है, ये वाला मेन एक्सिस है पत्ती का, यहाँ से वाटर आने लगेगा किसमें, इस मेसोफिल सेल में। अब मेसोफिल से गार्ड सेल में, अब गार्ड सेल से वाष्प बन के बाहर जाएगा वाटर। और इसी प्रकार जब इस मिडरिब में भी वाटर की कमी हो जाएगी तो मिडरिब वाला भाग कहाँ से लेगा वाटर, ये जो जाइलम टिश्यू है, ये जो बीच का ये भाग दिख रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, ये है जाइलम, नामकरण किया गया है। देखिए जाइलम है, ये स्टेम है, लीफ है ना, और ये रूट्स है, ये रूट हेयर है। तो देखिए यहाँ पे वाटर की कमी हुई तो वाटर क्या होगा, अब इस मिडरिब वाले भाग में वाटर की कमी हुई तो वाटर कहाँ से लिया जाएगा, उसके बगल वाले सेल में। इसमें कमी हुई वाटर यानी कि उसका डीपीडी कम हो गया, इस सेल का डीपीडी कम हुआ, यहाँ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा हो गई, सॉल्वेंट कम हो गए, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर इधर से इधर आने लगेगा, किधर से किधर जाएगा, इस जाइलम टिश्यू से इस मिडरिब की ओर वाटर जाने लगेगा। जब इस जाइलम टिश्यू के इस सेल से वाटर इधर की ओर जाएगा तो इस सेल में अब वाटर की कमी हो जाएगी। किस सेल में, अब इस सेल में वाटर की कमी हो गई। इस सेल में वाटर की कमी होगी तो इसके अंदर डीपीडी कम हो जाएगा। जैसे ही इसके अंदर डीपीडी कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो इसमें इस सेल में वाटर कहाँ से आएगा, उसके बगल वाले सेल से, मतलब इस सेल से, इस नीचे वाले सेल से जाएगा। जब इसमें से वाटर इसमें जाएगा तो वाटर तो इसमें इस सेल में भर जाएगा, बहुत सारे वाटर भर जाएंगे इसमें, पर इस सेल में वाटर की कमी हो जाएगी तो इसका डीपीडी कम हो गया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, तो फिर नीचे वाले सेल से इसमें वाटर आएगा, फिर नीचे वाले उसी प्रकार इसमें वाटर आएगा, उसी प्रकार ऐसे वाटर खींचते चले जाएंगे। जब इस वाले सेल में वाटर की कमी हो जाएगी तो कहाँ से जाएगा वाटर, ये अब इस सेल की डीपीडी कम होगी तो ऑब्वियसली उसके बगल वाले सेल से ही वाटर उसमें डिफ्यूज होकर जाएगा या ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा। तो इस बगल वाले कॉर्टेक्स सेल से अब इसमें वाटर आने लगेगा। इस कॉर्टेक्स सेल से वाटर आने लगेगा तो इस सेल में भी क्या होगा, वाटर की
कमी हो जाएगी। जब इसमें वाटर की कमी हो जाएगी तो रूट हेयर से इसमें वाटर आएगा, रूट हेयर से इसमें वाटर आएगा तो रूट हेयर में वाटर कम हो जाएगा, और रूट हेयर में कम होगा तो रूट हेयर कहाँ से लेगा वाटर, कहाँ से आएगा रूट हेयर में वाटर, सॉइल से आने लगेगा वाटर। इसी प्रकार बिना एनर्जी खर्च हुए ट्रांसपीरेशन के कारण जो वाटर वाष्प बन के निकला, उसके कारण वाटर का एक खिंचाव उत्पन्न हुआ, खिंचाव बल उत्पन्न हुआ, और वाटर एक सेल से दूसरे सेल में इस प्रकार से इस रूट हेयर से लेकर यहाँ तक का एक कॉलम बन जाता है, खींचते हुए चले जाते हैं वाटर, और इसी कारण से वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। देखो यहाँ वाटर वाष्प के रूप में लॉस हुआ वाटर, तो उनकी पूर्ति के लिए इधर स्टेम से वाटर जाने लगे, स्टेम के जाइलम से, फिर स्टेम के जाइलम में वाटर कम हुए तो रूट के जाइलम से स्टेम के जाइलम में गए, और रूट के जाइलम में भी वाटर कम हो गया तो वाटर एब्जॉर्ब होने लगा, सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब होने लगा और रूट के लिए वाटर पूर्ति हुई। तो इस प्रकार से बिना एनर्जी रिक्वायर्ड वाटर का एब्जॉर्प्शन होना कहलाता है इनएक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। और सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन इसी तरीके से होता है, इनएक्टिव तरीके से, और इनएक्टिव में भी यही ट्रांसपीरेशन के कारण, खिंचाव बल के कारण होता है। तो यहीं तक था हमारा टॉपिक। धन्यवाद।